नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक नई पेंशन की स्कीम लॉन्च की है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का काफ़ी लंबे टाइम से कहना था कि जो 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च हुई है, उसमें उन्हें एक एश्योर्ड पेंशन का वादा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान थे और ओल्ड पेंशन स्कीम की माँग को फिर से लागू करने के लिए पहले भी काफ़ी प्रदर्शन हो चुके हैं। विपक्ष भी इसे काफ़ी बार मुद्दा बनाने की कोशिश कर चुका है और पंजाब और हिमाचल जैसे राज्यों में तो उन्होंने ओपीएस को फिर से लागू करने की भी कोशिश की थी, पर कामयाब नहीं हो पाए। अब गवर्नमेंट ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विपक्ष से मुद्दा छीनने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को भी कुछ राहत देने के लिए एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इस स्कीम में क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या इसके फीचर्स हैं और क्या-क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, इन सब पर आगे चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब जैसे मैंने पहले ही आपको इस स्कीम का नाम बता दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं और क्या-क्या नया है। ये 24 तारीख को कैबिनेट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ था, जिसमें स्कीम के 5 फीचर्स दिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं। चलिए हम इन पे आगे बात करते हैं। सबसे पहले है एश्योर्ड पेंशन, जिसके अंडर गवर्नमेंट अपने किसी भी एम्प्लॉयी को उसकी लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी का एवरेज का 50% पेंशन के तौर पर देगी। इसमें और ओपीएस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ओपीएस के अंडर आपको लास्ट मंथ की सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था, पर इसमें आपको आपकी लास्ट 12 मंथ्स की सैलरी का बेस एवरेज का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई एम्प्लॉयी अपने रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ्स में ही प्रमोट हुआ है, उसको उसकी लास्ट सैलरी का नहीं बल्कि उसकी 12 मंथ्स की सैलरी का 50% मिलेगा, जो ओपीएस के मुकाबले कुछ ना कुछ कम ही होगा। और सैलरी की 50% पेंशन लेने के लिए आपका टेन्योर कम से कम 25 साल का होना चाहिए। अगला है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके अंडर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी लास्ट मंथ की सैलरी का 60% पेंशन के तौर पर प्रोवाइड करवाएगी। अगला है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसके अंडर गवर्नमेंट अपने किसी भी एम्प्लॉय को 10 साल का टेन्योर पूरा करने के बाद एक गारंटीड 10,000 की पेंशन का वादा करती है, चाहे उसके सैलरी के हिसाब से उसकी पेंशन उतनी बनती हो या नहीं। अगला इसका सबसे बड़ा फीचर है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसके अंडर गवर्नमेंट इन तीनों पेंशन में ही जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसके हिसाब से उन्हें इन पेंशन्स को एडजस्ट करती रहेगी, जैसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में होता था। इसके अलावा इसमें डियरनेस रिलीफ जो पहले मिलता था, उसी तरह ही मिलता रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी को पेंशन के साथ-साथ रिटायर होने पर एक लंप सम अमाउंट भी प्रोवाइड कराएगी, जो हर 6 महीने की सर्विस पूरी होने पर 1 महीने की सैलरी का 10वां हिस्सा होगा। यानी 30 साल की सर्विस के बाद लगभग 6 महीने की सैलरी एक लंप सम अमाउंट के रूप में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये तो थे स्कीम के मेन पॉइंट्स। इसके अलावा इनमें और भी कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है और मान लीजिए उसने 10 साल से ज़्यादा की सर्विस कर ली है, पर उसको 25 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो उसको उसके सर्विस के सालों के हिसाब से एक प्रोपोर्शनल अमाउंट में पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा ये सर्विस अगले साल अप्रैल से लागू होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट ने रखी है, वो है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए ओपन है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में यूपीएस लागू कर सकती है, वरना एनपीएस तो हर स्टेट में चल ही रहा है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 23 लाख एम्प्लॉई इससे फायदा उठा सकेंगे और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसे लागू करेंगी तो एडिशनल 90 लाख एम्प्लॉई इसमें ऐड हो जाएंगे। अब देखिए, जो ये नई पेंशन स्कीम आई है, ये भी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं रखी है, यानी आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप एनपीएस में रहना चाहो तो ठीक है, और अगर आप यूपीएस में आना चाहो तो भी आ सकते हैं, पर ये चेंज आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉई 2004 के बाद सर्विस लगा था, जो एनपीएस के अंडर रिटायर हो चुका है, वो भी यूपीएस में आ सकता है और उनका इसमें जो भी बकाया अमाउंट होगा, वो गवर्नमेंट उन्हें इंटरेस्ट के साथ प्रोवाइड कराएगी और इंटरेस्ट रेट पीपीएफ रेट पे बेस्ड रहेगा। गवर्नमेंट ने इसका भी कैलकुलेशन किया और उनका मानना है कि अगर सारे एनपीएस में रिटायर बंदे यूपीएस में आना चाहेंगे तो लगभग उन्हें 800 करोड़ का बकाया देना होगा। अब इस स्कीम की सबसे बड़ी बात है कि ये फुली फंडेड है, ना कि ओपीएस की तरह की आज हमने लागू कर दिया तो 20 साल बाद अगर कोई बंदा रिटायर होगा तो 20 साल बाद जो सरकार है उसे इसके बारे में सोचना होगा। इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने इसे फुली फंडेड बनाया है। 2019 से पहले एनपीएस में गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों 10-10% पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते थे। 2019 के बाद गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया था, जो अब 18.5% होगा, पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन वही 10 का 10% ही रहेगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ही कुछ बढ़ा के दिया है। इसके लिए सरकार ने ये भी कहा कि अगले बजट में इसके लिए 6,250 करोड़ रुपए अलग से निकाले जाएंगे। तो ये स्कीम साथ के साथ फुली फंडेड होगी, जिसका बोझ आने वाली जनरेशंस पर नहीं पड़ेगा, जो ओपीएस से काफी हद तक ठीक है। इसके अलावा इस स्कीम को हर 3 साल के बाद रिव्यू भी किया जाएगा कि क्या हम एम्प्लॉय को जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो अमाउंट ठीक है, या जो बजट में एलोकेशन इसके लिए किए जा रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं।
अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा तो है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन किया है। अश्विनी वैष्णव जी ने जब ये स्कीम लॉन्च की थी, तो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयी एसोसिएशंस के साथ डिस्कस किया है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी उनके डिस्कशंस हुए हैं और स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरीज के साथ भी उनके डिस्कशंस हुए हैं और सभी पार्टीज ने लगभग इसके साथ अपनी सहमति जताई है। और ये कंसल्टेशन ठीक भी है, ताकि बाद में आके ज़्यादा लोग इस पर आवाज ना उठाए कि हमसे बात नहीं की, हमसे बात नहीं की। और एक बड़ी और खास बात है, जब ये स्कीम लॉन्च की गई, उसी टाइम प्रधानमंत्री मोदी जीएमसी के साथ बैठे थे। जीएमसी माने ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। इनका काम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके एम्प्लॉइज के बीच एक ब्रिज की तरह काम करना। और जब ये स्कीम लॉन्च हो रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी इनके साथ बैठे थे और इन सबने इस स्कीम के साथ अपनी सहमति जताई है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस इस बिल पर पूरी तरह से शांत है। राहुल गांधी का अभी तक इस पर एक भी ट्वीट नहीं आया है और भी कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ अलग अलग बातें की हैं, पर कोई भी एक सेंट्रल नैरेटिव इसके अगेंस्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब कांग्रेस अभी तक सोच रही है कि इस पर क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि आने वाले स्टेट इलेक्शंस में ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था, जो कहीं ना कहीं इसकी वजह से शांत होता दिखेगा। इसके अलावा कुछ रैंडम नैरेटिव्स देखते हैं, जिससे आइडिया लगेगा कि लोगों की सोच कहाँ तक जा रही है, क्या इसके अराउंड बातें चल रही हैं। सबसे पहला जो मैंने पढ़ा वो है अग्निवीर का मुद्दा। लोगों का कहना है कि सरकारी अफसरों ने एक स्कीम बनाई, क्योंकि वो पेंशन का बोझ सेना पर बहुत ज्यादा था, सेना के एक्सपेंडिचर में पेंशन का बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने अग्निवीर की स्कीम लॉन्च की, जिसके अंडर सेना के लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पर दूसरे हाथ पर उन्होंने एक स्कीम बनाकर अपने लिए एक अश्योर्ड पेंशन गारंटी कर ली। तो इसी तरह लोगों का पूछना है कि अग्निवीर को भी पेंशन क्यों नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती। कुछ लोगों का कहना है कि ये टैक्स पेयर्स पर एक नए बर्डन की तरह होगा। और इसी के साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, इन चीजों पर भी लोगों की टिप्पणी आनी शुरू हो चुकी है। अब कांग्रेस के एक नेता का कहना था कि ये स्कीम बहुत बढ़िया है, पर इसे 50% क्यों रखा, इसे 100% ही कर दो। कांग्रेस के करंट प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई ये तो गवर्नमेंट का ओपीएस पर यू टर्न हो गया। पहले वो ओपीएस लाना नहीं चाहते थे, अब किसी तरह घुमा फिरा के ओपीएस को ही वापस से लागू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ कुछ एम्प्लॉइज एसोसिएशंस का कहना है कि ये तो एक तरह का जुमला है, हमें तो ओपीएस ही वापस चाहिए। अब लोगों का ये कहना है कि भैया अगर सरकारी कर्मचारियों को एक अशोर्ड पेंशन दी जा सकती है, तो किसानों को एक लीगल एमएसपी की गारंटी भी तो दी जा सकती है। इन सब मुद्दों पर भी किस तरह से बात उठती है, ये सब भी सरकार को देखना पड़ेगा। अब मैंने ये पढ़ा कि एससी एसटी के लोगों को हर तरह के एडमिशन में, हर तरह के जॉब में एक एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो हो सकता है इनमें से कई एम्प्लॉई ऐसे होंगे जो बहुत लेट अपनी सर्विस पे लगेंगे और वो 25 साल अपने इस टेन्योर के पूरे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो पूरी पेंशन के हकदार भी नहीं होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को इसके अराउंड क्या नैरेटिव रखना है, किस चीज पर बात करनी है, ये सब चीजें सोचनी होंगी। अभी तक हमने बात की थी कि इन चीजों पर क्या नैरेटिव हो सकते हैं, क्या नैरेटिव उठ रहे हैं और सरकार को किन चीजों से बचने की जरूरत है। सबसे पहले है कि गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ओपन रखा है कि अगर वो चाहें तो यूपीएस लागू कर सकते हैं, वरना एनपीएस पे भी रह सकते हैं। अगर सरकार एनडीए रूल्ड स्टेट्स में से हाथों हाथ लागू करवाए, तो दूसरे ओपोजिशन रूल्ड स्टेट्स पर भी दबाव बनेगा कि अगर वो स्टेट्स इसे लागू कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। पर इसके लिए सरकार को दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि यूपीएस में उनके लिए एनपीएस से ज्यादा फायदे हैं और ओपीएस की तरह इसमें देश के ऊपर किसी तरह का बर्डन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आगे हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, जहां इसे एक बड़ा मुद्दा बना के उठाया जा सकता है कि अगर हम सरकार में आए तो हम इसे लागू करेंगे। और वही बात है, इसके लिए सरकार को लोगों को इसके फायदे समझाने पड़ेंगे। स्टेट रूल पार्टीज को इसके लिए फोर्स किया जा सकता है, उन्हें ओपीएस से यूपीएस के नैरेटिव पर लाया जा सकता है, उन्हें नैरेटिव पर बैकफुट लेने के लिए फोर्स किया जा सकता है। अगर सरकार अपना नैरेटिव ठीक करे, इसके अराउंड लोगों को समझाएगी किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से इसमें देश का भी फायदा है और एम्प्लॉइज का भी फायदा है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस यूपीएस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताएं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।